नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अध्याय एक जो कि क्लास 7 का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अध्याय जो फर्स्ट है उसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। कि हजारों वर्षों में मतलब अपने वर्ल्ड में, भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे दोस्तों। और मैं कोशिश करूँगा कि यह पूरा जो चैप्टर है वो एक ही वीडियो में मैं समाप्त कर दूं, और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आपको यह फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर को दोस्तों 12वीं सदी में जो एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था इल इद्रिसी का, हाँ, इल इद्रिसी, उन्होंने इसको बनाया था। यह दोस्तों मानचित्र है, ठीक है। एक क्या है, मानचित्र दोस्तों। इल इद्रिसी के मतलब 12वीं सदी में ये अपने हाथ से बनाए थे इस मानचित्र को। देखिए ये किस तरीके का दिखाई दे रहा है, और बता रहा है कि दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप जो हैं, जितने छोटे छोटे उपमहाद्वीप हैं उनको दिखाया गया है। ये किस तरीके से, ये देखिए दोस्तों, लेकिन ये 12वीं सदी का मानचित्र है। अब देखिए, अब इसमें बता रहा है कि मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। तो देखिए मैं आपको इसी टाइप का दूसरा मानचित्र दिखाता हूँ जो कि 18वीं सदी में बना है। ये देखिए, ये जो मानचित्र है ये 18वीं सदी में गुइलाम द लेस्ले के अनुसार बनाया गया है। अब इसके अनुसार देखिए, यहाँ पर जो उपमहाद्वीप हैं सब, यह उसमें से और इसमें बहुत भिन्नता है, ठीक है। ये 18वीं सदी का मानचित्र है, ठीक है। और मैं दूसरा दिखाते देना चाहता हूँ, ये है 12वीं सदी का। तो इसमें और इसमें बहुत अंतर है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था इसको। जो पहला मानचित्र है इसको अल इद्रिसी 1100 अल इद्रिसी ने 1154 में इसको बनाया था, ठीक है। इस मानचित्र को, यानी कि जो मानचित्र फर्स्ट आपका दिया गया है इसको बनाया गया था। यहाँ जो नक्शे दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। ये जो नक्शा है दोस्तों, यह दुनिया के एक बड़े मानचित्र का एक किसी भाग का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है, और भारत के उपमहाद्वीप हैं जो छोटे छोटे उनको दर्शा रहा है, ठीक है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था। ये जो मानचित्र 2 है, ठीक है, इसको फ्रांसीसी मानचित्र दिया है। फ्रांसीसी मानचित्रकार जो है, फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 ईस्वी में बनाया था। दोनों नक्शे में ही इलाके हैं, और मगर इनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढते हैं। जो अल इद्रिसी दोस्तों जो बनाए थे इसमें जो दक्षिण भारत है, आज जो प्रेजेंट टाइम का जो मैप है उसमें उत्तर में दिखाई देता है, और हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। और श्रीलंका का जो उपमहाद्वीप है, द्वीप है, वो उत्तर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। जो मानचित्र 2 था दोस्तों, मानचित्र 1 के बनने के 6 साल बाद बनाया गया था। इसकी कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह जो नक्शा है, नक्शा में ज़्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में ब्यौरे देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है। और यूरोप के नाविक जो हैं और जो व्यापारी हैं वो अपनी यात्रा को समुद्र के मार्ग से नक्शे के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें दे रहा है कि लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें
क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरीके से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है उसका ख्याल में उसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये चूँकि भारत है तो इसमें खोजना, गंगा को खोजना बहुत कठिन है क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है दोस्तों। लेकिन जो गंगा है ये एमपी के नीचे होती है। ठीक है, यहाँ पर समथिंग आप मान सकते हैं, यहाँ पर गंगा है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी मैं दूसरा मानचित्र आपको दिखाऊंगा जिसमें स्पष्ट रूप से, और पहले भी चैप्टर मैंने क्लास 6 में बता चुका हूँ कि जो मानचित्र है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, इसमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जो नक्शा है इसके लिए आप अध्याय 6 देखें। आप अध्याय 6 को देखकर मतलब जो भी हैं आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है दोस्तों, पहली हेडिंग आपकी है नई और पुरानी शब्दावली। ठीक है, तो नई और पुरानी जो पुरानी शब्दावली है उसके बारे में देखते हैं। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के भाषाओं में मिलते हैं और ये जो भाषाएं हैं भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग है, मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से बहुत भिन्न है। जो दोस्तों भाषाएं होती हैं समय समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे पहले इंग्लिश बहुत कम बोला जाता था, आज इंग्लिश ही चल रही है। ठीक है, तो मतलब भाषाओं का चेंजमेंट होता रहता है। जैसे इसमें बताया है कि जो अरबी भाषा है, फारसी भाषा है, आधुनिक फारसी भाषा से बहुत भिन्न है और यह विभिन्न सिर्फ व्याकरण और शब्दों के भंडार में ही नहीं आई हैं, समय के साथ इन भाषाओं में भी बदलाव हुआ है। देखिए आगे दिया है दोस्तों, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार हैं जो वह मिन्ना ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से किया गया था। इसमें इस शब्द का जो राजनैतिक अर्थ है उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था जो दिल्ली के सल्तनत के अधिकार के क्षेत्र में थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, सल्तनत के जो प्रसार हैं के साथ साथ इन शब्दों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए और लेकिन हिंदुस्तान शब्द के जो दक्षिण भारत का समावेश है वो कभी समाप्ति नहीं हुआ। और इसके विपरीत जो 16वीं सदी के आरंभ में जो बाबर था वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल और पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। देखिए जो बाबर था वो पहली बार 1600 ईस्वी में, ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, हिंदुस्तान। ठीक है, देखिए आगे बता रहा है दोस्तों कि 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान थे। जो 14वीं शताब्दी के दोस्तों कवि हिंद थे, उनके द्वारा भी एक कवि थे जिनका नाम था आमिर खुसरो। वो हिंद शब्द का कुछ मतलब प्रयोग किए थे जो कि बाबर के हिंदुस्तान से कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शब्द के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान जो शब्द है से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जोड़ सकते थे जो हम आज जोड़ते हैं। ठीक है, आगे दिया है दोस्तों, किसी भी शब्द का जो प्रयोग है करने के लिए इतिहास को बहुत सावधान रखना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग अर्थ होते थे। ठीक है, और उदाहरण के लिए जो विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द से ले लीजिए कि हमारे लिए आज का अर्थ अलग है। ऐसा व्यक्ति जो
व्यक्ति न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, ठीक है, जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हिंद में परदेश या फारसी में अजनबी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो अलग अलग किसान जो हैं वो धार्मिक या जाति परंपरा से जुड़े हो सकते हैं, वे विदेशी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बता रहा है दोस्तों इतिहासकार और उनके स्रोत। तो इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और इनकी खोज की जो प्रकृति है क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के जो स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने जो है गुप्तांश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी के लगभग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह चैप्टर थोड़ा लेंदी होने वाला है, यानी बड़ा होने वाला है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर आप लोग को जैसे थोड़ा सा 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के बाद मतलब देखने पर थोड़ा सा उबन महसूस होती है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा इधर उधर घूम लीजिए, फिर आके देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आगे बता रहा है कि इस काल के अध्ययन के लिए जो इतिहासकार हैं जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी जो बातें हैं वो मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार जो हैं वो इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले भी भिन्न होती थी दोस्तों, और इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की जो संख्या है वो विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। ठीक है, पहले थोड़ा कम था और आज के डेट में जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। इसके आगे जो इतिहासकार हैं सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम, ठीक है, होने लगा, धीरे धीरे कम करने लगे ये लोग। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि कागज़ का मूल्य, एक छोटा सा कटिंग है, कागज़ का मूल्य, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, मैं एक एक टॉपिक पर इसलिए चर्चा कर रहा हूँ ताकि आपका जो कहीं से भी कुछ छूट ना जाए, क्योंकि ये वीडियो पूरा आपको देखने के बाद जब आप क्लास में जाएं पढ़ने के लिए तो आपको ऑलरेडी जो सारी चीज़ें हैं वो आती रहें। जब टीचर पढ़ाए तो आप उसमें ऑब्जेक्शन करके खूब अच्छी तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए जो कागज़ का मूल्य है इन दो प्रसंगों की इसमें तुलना करने को बोल रहा है। ठीक है, जो पहला है 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी और उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत भी नहीं थी, और उसके जो कागज़ को सुखाकर जो उसका इस्तेमाल कर लिया जाता था। ठीक है, आगे दूसरा पूछ रहा है कि एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो, एक सदी मतलब 100 साल बाद खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेटकर दे दे। ठीक है, तो देखिए जो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में। आप इसको खूब बढ़िया तरीके से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बता रहा है कि इस समय के दौरान जो कागज़ है, ठीक है, क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने वाली लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के जो दस्तावेज हैं वो हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति जो शासक होते थे जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे, और जो इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। ठीक है, जो ये पांडुलिपियाँ होती थी उनको
पुस्तकालयों यानी जो लाइब्रेरियां हैं और अभिलेखगारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेज से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ मिलती हैं, मगर साथ ही इसका उपयोग जो है वो करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों अभिलेखागार। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है। देखिए, ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है वो अभिलेखागार होता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपनी तमाम पुरानी सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, आगे बताया है, कहाँ आ गया, देखिए उन दिनों जो छापे खाने तो थे नहीं। उस टाइम जब 13वीं शताब्दी चल रहा था, उस टाइम जो होते थे छापे खाने नहीं होते थे, इससे लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्राकृतिक प्रतिकृत बनाते थे और अपने किसी मित्र के गृहकार की नकल उतारी तो आप जानते होंगे कि यह कम से कम आसान नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि इसमें क्या लिखा हो सकता है। ठीक है, फलस्वरूप आपके लेख में मित्र के लिखे हुए कुछ मोटे लेकिन आगे दिया है लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ लिखावट है, ये हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। ये उर्दू में लिखा है, किस में लिखा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ये शायद उर्दू लिखा है कि अरबी लिखा है। यहाँ पर देखिए एक महाजन जी हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं। ठीक है, अब इनका लिखा कोई देखकर नहीं समझ सकता एक तरीके से। आज के मानव कैसे समझ सकते हैं? उस टाइम के जो लिखने का विचार होते थे, अपने अपने अलग अलग तरीके से वो लोग लिखते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया चित्र 1 में एक लघुचित्र की प्रकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ये जो है दोस्तों किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है, जैसे वो लिखी उसी प्रकार लिख रहा है। ठीक है, इस चित्र में आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। इस छोटे आकार के कारण इसे लघुचित्र या मिनिएचर कहा जा सकता है। कभी कभी इन लघुचित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्ट प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये दोस्तों इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर जो संग्रहकर्ता होते हैं अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा दिखाया गया है। आगे देखिए जो लेख हैं ये किस तरीके के लेख हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में कुछ यही होता है कि प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी जो प्रतिलिपियाँ हैं को भी प्रतिलिपियाँ बनाती रही आ रही हैं और अंततः एक ही जो मूल ग्रंथ है कि विभिन्न जो प्रतिलिपियाँ हैं एक दूसरे से बहुत ही अलग होती हैं और बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई कि क्योंकि आज के जो लेखक हैं कि मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलती हैं। इसके बाद के जो लिपकों द्वारा बनाई गई जो प्रतिलिपियाँ हैं ये पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था इन पांडुलिपियों पर। ठीक है, ये जो प्रतिलिपियाँ हैं इनको जो लिखने वाले होते थे उनको पूरा तरीके से उस पर निर्भर होना पड़ता था। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, आगे दोस्तों बता रहा है कि कई बार लेखक जो है वो स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत के संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में दिया था। ठीक है, 1356 शताब्दी
इस 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद, और दोनों में अंतर केवल 1971 तक के इतिहासकार को पहली बार वाले वृत्तांतकार की जानकारी ही नहीं थी। ठीक है, पहला इसने 1356 दिया था और दूसरा दिया था 1358 में, यानी कि 2 वर्ष के बाद। ठीक है, और ये जो पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। एक नई हेडिंग है दोस्तों, नए सामाजिक और राजनीतिक समय। जो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, 700 और 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन जो है इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने और अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। इस काल में अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकियों के जो दर्शन हैं वो होते थे, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल किया जाता था। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का जो खान पान है वह भी आरंभ होता था, जैसे आलू हो गया, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम जो परिवर्तन है नई प्रौद्योगिकियों और फसलों व उन लोगों के साथ आए जो नए विचार को लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह जो काल है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अध्याय 5, 6, 7 में इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये तो पहला चैप्टर है। इस युग में लोगों की गतिशीलता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना यह बहुत बढ़ गया था दोस्तों, और अवसर की जो तलाश है में लोग झुंड के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे, और इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार जो संभावनाएं हैं वो मौजूद होती थी। इस काल में जिन समुदायों का दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ फिगर बनाकर दिखाया गया है, किसी रथ का फिगर है शायद। ठीक है, आगे दिया है दोस्तों, महत्व बहुत बढ़ जाता था, और उनमें से एक जो समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला हुआ है। ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं दोस्तों। 8वीं और 14वीं सदी के बीच का यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उन समूहों के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल जो राजा और सामंत वर्ग ही नहीं होता था, बल्कि वे सेनापति और सैनिकों में भी आते थे, और जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत होते थे। ठीक है, कवि और चारण राजपूत की आचार जो संहिता होती थी वह प्रबल और स्वामी भक्त का गुणगान करते थे लोग। और इस युग में जो राजनीतिक दृष्टि के महत्व जो थे वो हासिल करने के जो अवसर होते थे वो उनका बड़ा लाभ होता था, जैसे मराठा हो गए, सिख, जाट, अहोम और काश्यत मुख्यतः जो है वो लिपिक और मुंशियाँ हैं का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया था। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों, यहाँ पर पर्यावास दिया है, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं क्या होता है पर्यावास। तो देखिए, जो पर्यावास है इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। जो पर्यावास होता है दोस्तों वो इसका तात्पर्य यह होता है कि क्षेत्र और पर्यावरण के वहाँ पर रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली, यानी पर्यावरण का जो मूल अर्थ है सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली लोगों की किस प्रकार की थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। लिपको मुंशियों करने वाली जाति आदि समूह ने उठाया है। आगे है
इस काल के दौरान क्रमशः जंगलों की जो कटाई हो रही थी और खेती का जो इलाका है वो बढ़ता जा रहा था। कुछ जो क्षेत्र में परिवर्तन अन्य क्षेत्र की अपेक्षा अधिक तेज़ी से और जो पूरे तौर पर हुआ था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा था। कुछ और वनवासी ज़मीन की जो जुताई है करने और कृषक बन गए थे। कृषकों के ये नए जो समूह थे वो क्षेत्रीय, जैसे बाजार हो गया, क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों को प्रभावित करने वाले और दोस्तों बड़े जटिल और समाज के बहुत बड़े अंग बन गए थे। उन्हें जो होते थे वो चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की जो बेगारी करनी पड़ती थी और परिणाम स्वरूप किसानों के जो बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। और कुछ के पास तो ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी। कुछ लोग मवेशी मतलब पालतू पशु पालते थे, ठीक है। और कुछ जो होते थे लोग खाली समय में कुछ लोग जो होते थे वो खेती करते थे और खाली का जो समय बचता था वो दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। तो इस प्रकार के उस टाइम के लोगों का जीवन था, ठीक है। आगे बता रहा है दोस्तों कि और जो उनकी पृष्ठभूमियाँ और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा का दर्जा भी दिए जाने लगा, ठीक है। जो उनका काम होता था दोस्तों, उनका काम कैसा होता है, उनका काम जैसे अगर राजपुरोहित वाला होता था तो उनको ऊंचे दर्जे पर बैठा दिया जाता था। जिसका जैसा काम उसको वैसे जातियों के अनुसार मतलब बांट दिया जाता था, ऊंचा और नीचा स्थान दे दिया जाता था। ये दर्जे दोस्तों अस्थायी नहीं होते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितना सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का जो नियंत्रण है कि इसके आधार पर उसके जो दर्जे हैं वो बदलते रहते थे और एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में किसी और का, ठीक है। आगे लिखा है दोस्तों, अपने सदस्यों के व्यवहार का जो नियंत्रण है करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम जो है वो बनाती थी। इन नियमों का पालन जो है जाति के बड़े बुजुर्ग की जो एक सभा होती थी वो वे लोग करवाते थे, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जो जातियों की अपने निकास के गांव के जो रिवाज होते थे उनका भी पालन करना पड़ता था इन लोगों को। और इसके अलावा कई गाँव के जो मुखिया होते थे वे उनको शासन करना होता था और सब मिलकर वे किसी राज्य की एक छोटी बड़ी इकाई पर एक छोटी इकाई भर होती थी, जो राज्य की एक छोटी इकाई भर ही होती थी, ठीक है। अगला दोस्तों जो टॉपिक है वो आपका है क्षेत्र और साम्राज्य, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं क्षेत्र और साम्राज्य क्या होते थे। देखिए दोस्तों, जो चोल है, ठीक है, चोल के बारे में हम लोग अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे तथा मुगलों के बारे में अध्याय 4 में। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे, जैसे दिल्ली के जो सुल्तान हैं गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। ये दोस्तों 1566 से 1287 की प्रशंसा में एक प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 में हम लोग चर्चा करेंगे उनके बारे में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया था जो गयासुद्दीन बलबन थे। इनको 1266 से 1287 तक एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया जाता है, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण जो है भारत द्रविड़ में भी आ जाता था और गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक जो महाराष्ट्र हैं और गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सेना के आगे देखिए दोस्तों मानचित्र दिखाया गया है। आगे पलायन कर जाते थे, ठीक है। पलायन कर जाने का मतलब
गायब हो जाते थे उनके आगे, भाग जाते थे एक तरीके से मानिए तो, ठीक है। और विजय अभियंता अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मनाते हैं और साथ ही वे यह समझने की भी कोशिश करते हैं कि जो शासन है लोगों का उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अ, अपने अधिकारों का उल्लेख क्यों किया करते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों बता रहा है कि भाषा तथा क्षेत्र, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे क्या है भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में जो कबीर आमिर खुसरो थे, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। सन 1318 में जो कवि आमिर खुसरो हैं, इन बात का गौर किया था कि इस देश के हर जो क्षेत्र हैं भाषा और जो क्षेत्र हैं कि एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी और द्वार समुद्री कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक में तेलंगानी जो है, आंध्र प्रदेश में गुजरी जो है गुजरात में, बारी जो है ये तमिलनाडु में, गौड़ी जो है ये बंगाल में, अवधी जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो कि हम लोग बोलते हैं, और हिंदवी जो है वो दिल्ली के आसपास ये भाषाएं बोली जाती हैं। देखिए दोस्तों, जो आमिर खुसरो हैं के आगे बतलाया कि इन जो भाषाओं के विपरीत एक भाषा जो संस्कृत है वो भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं जान सकती थी। देखिए दोस्तों, जो लोग ब्राह्मण होते थे शुरू से ही बहुत जीनियस होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग शुरू से ही उपदेश देते आए हैं और इनकी जो रगों में है उपदेश देने का ही रक्त दौड़ता है, तो इनके पास नॉलेज बहुत होता है दोस्तों। ये आपको खूब अच्छी तरीके से पाठ पढ़ा सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का पाठ हो, ठीक है। आमिर खुसरो द्वारा उल्लिखित जो है वो भाषा की एक सूची बनाइए और एक सूची जो है उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए, जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर आप घेरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए है। क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ साथ भाषाओं के नाम भी बदल दिए गए हैं? तो हमने जो पढ़ाया है आपको खूब अच्छी तरीके से पता होगा कि समय के साथ साथ भाषाएं भी चेंज हो गई, ठीक है। आगे दोस्तों जो बता रहा है सन 1700 तक कई क्षेत्र जो थे अपने अपने भौगोलिक आयाम जो उनके थे वो तय हो चुके थे और उनकी जो अपनी भाषा थी सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्ययनों में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। अध्याय जब 9 हम लोग पढ़ेंगे तो इनके बारे में और अच्छी तरीके से नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है। ये क्षेत्र जो होते थे वो विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे और इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी जो चोल, खलजी, तुगलक और मुग़ल जैसे राजवंश अपने अनेक क्षेत्रों में जो इनके विशाल साम्राज्य जो फैला हुआ था, ये जो सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए आप अध्याय 3 और 4 में की तालिका 1 की तुलना कीजिए, ठीक है। आप अध्याय 3 और अध्याय 4 की जो तालिका 1 है इसकी आप तुलना करके देख सकते हैं, ठीक है। जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। जो खलजी था, खिलजी नाम होना चाहिए, खलजी और मुगलक वंश के जो शासन में कितनी कितनी अवधि तक चले थे आपको तुलना करना है, ठीक है। जो खलजी का शासन था और मुग़लों का जो शासन था, ठीक है, वो कितने कितने वर्षों की अवधि के लिए चला था, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ आपको पता लगाना है। पता लगाइए कि आपका जो राज्य है वो कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा दे रहा था। यदि रहा था तो कितने समय तक। जो आपका राज्य है दोस्तों वो कभी सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा है या नहीं रहा है, इसके बारे में आपको
अपने पूर्वजों से आप पूछ सकते हैं या गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि आपका जो साम्राज्य वो रहा है कि नहीं है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है। आगे दिया है दोस्तों कि आपको संस्कृत ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में आमिर खुसरो की टिप्पणियाँ याद हैं। ये भी आपको थोड़ा सा आमिर खुसरो के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है। एक और बता रहा है कि संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, ठीक है, विद्वान या अभिज्ञात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद का सहारा दे, ये संरक्षक होता है इसका मतलब। ठीक है। जो व्यक्ति शिल्पकार, कलाकार या किसी अन्य विद्वान को संरक्षक दे उसे को हम क्या कर सकते हैं, संरक्षक कर सकते हैं। ठीक है। सहायता दे उसको हम संरक्षक कर सकते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे दिया है कि 18वीं सदी में जो मुग़ल वंश का जो पतन था, पतन के ढलान पर था। देखिए जो मुग़ल वंश था दोस्तों, बाबर, हुमायूं, अकबर से लेकर शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब तक। औरंगजेब उसके साथ मेरे अनुमान से लास्ट पीढ़ी थी, और उसके बाद एक और कोई शासक हुआ था, नाम उसका एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन उसके बाद 18वीं तक इनका जो शासन था एक ख़त्म हो गया था। 18वीं शताब्दी तक ये जो मुग़लों का शासन चला था भारत में, और उसके बाद ख़त्म हो गया था। और फलस्वरूप जो क्षेत्रीय राज्य हैं फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 में हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन जो वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का जो शासन है चल रहा था, उसे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे जो राज्यों का शासन है वो चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी दोस्तों। और इस तथ्य से पता चलता है कि हमें उन परंपराओं से लगता है जो वे इन क्षेत्रों से उभरी हुई थी, और इन परंपराओं से जो है कुछ और दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान हैं। और ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था, ठीक है, के प्रबंधन का जो उच्च सांस्कृतिक तथा भाषा के संदर्भ मिलते हैं। ठीक है। जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनप पाए। ठीक है। और हालांकि इनके जो चरित्र की अपनी विशिष्टताएं हैं बनी रही थी, मगर समन्वय का जो सर्व क्षेत्रीय ताकतों का जो प्रभाव है वो उन पर भी पड़ा था। ठीक है। देखिए 18वीं शताब्दी में जो मुग़लों का था वो पतन निश्चित क्या हो ही गया था, और उसके बाद जो राज्य थे फिर से अपने अपने क्षेत्रों में उभरने लगे थे। ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है क्या हुआ। ठीक है। आज 21वीं सदी चल रही है। देखिए अगली हेडिंग है आपकी पुराने और नए धर्म। ठीक है। तो क्या होते हैं पुराने धर्म और नए धर्म, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इतिहासकार के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में बड़े बड़े जो परिवर्तन आए, जैसे दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इनकी जो आस्था है उनका जो स्वरूप है वो सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में जो सामूहिक आस्था यानी कि धर्म है वो प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठनों से संबंधित होती थी। और जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार है वो बदलता गया, वैसे ही इसकी जो आस्थाओं में परिवर्तन था दोस्तों, ये भी बदलता गया, परिवर्तन होते गए। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग के महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे जैसे देवी देवता, जैसे नए देवी देवता की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। देखिए दोस्तों, ब्राह्मणों का महत्व हमेशा ही बढ़ता रहा है और बढ़ता रहेगा। मैं ब्राह्मणों का बहुत एक तरीके से आप मानिए तो मैं उन लोग का फॉलोअर हूँ, ब्राह्मणों का, क्योंकि ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़े बड़े
कदम उठाए हैं और इन्होंने बहुत त्याग किया है। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय यही दो ऐसे मतलब जातियाँ थीं जिसने भारत को एक नई दिशा दी। ठीक है, ये लोग लड़े और आज के टाइम में मतलब थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन आज भी ये लोग अपनी बातों का चाहे कुछ भी है अगर कहते हैं तो उसको करने तक का क्षमता रखते हैं। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया और इसमें जो ईश्वर की जो कल्पना है एक ऐसे प्रेमल इष्टों देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक जो पुजारियाँ होते थे कि विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुँच वहाँ पर सकते थे। जैसे जो ईश्वर की कल्पना है, ठीक है, इसमें इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं वहाँ पर पहुँच सकता था। और इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। अध्याय 8 में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगली हेडिंग है दोस्तों समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। ठीक है, तो देखिए जो इतिहासकार है दोस्तों समय को केवल बड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते हैं, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने पर के रूप में ही नहीं देखते, बल्कि उनका नज़रिया यह होता है कि समय सामाजिक और आर्थिक जो संगठन है कि आने वाले जो परिवर्तन होते थे यह भी बहुत अच्छी तरीके से झलकता था। और यह दोस्तों दिखलाता था कि जो उनके विचार हैं और विश्वास हैं में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना दोस्तों परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले इन बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिए जाए तो आप समय का अध्ययन आपको करना कुछ आसान सा हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आप समय का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 19वीं शताब्दी जो है में मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांट दिया था। जो अंग्रेज गए तो कुछ ना कुछ कांड करके गए हैं। ठीक है, उसमें 3 भागों में, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था और एक ब्रिटिश, ये तीनों पार्ट में बांट कर चले गए सब और भारत और पाकिस्तान को अलग करवा दिए। यह जो दोस्तों विभाजन है, ठीक है, इस विचार पर आधारित था कि शासकों का जो धर्म है, शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक में हो गई थी और महत्वपूर्ण बदलाव भी आया था दोस्तों। इस दृष्टिकोण में उपमहाद्वीप की जो अपार विविधता है की जो अपेक्षा और उपेक्षा जो है वो की जाती थी। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर जो इतिहासकार हैं आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। और पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार के का जो क्लास 6 का आप इतिहास पढ़े थे उसमें कई प्राचीन समाजों का जो है वो कई प्रकार का समावेश उसमें शामिल था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौरे के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवास स्थान और प्रारंभिक दौर, ठीक है, के राज्यों और साम्राज्यों। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे मध्यकालीन इतिहास एक तरीके से कहा जा सकता है। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों की जो वनवासियों की जो कीमत है वो प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और के रूप में विकास किया जाता है। और यूरोप में व्यापारी जो कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी इसमें मिलेगी आपको। ठीक है, आगे दोस्तों आगे आपका जो चैप्टर है वो यहीं तक समाप्त हो गया। कुछ और जानते हैं इसके बारे में। जो दोस्तों
भारत के इतिहास में के 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। जो भारत के 1000 साल से 1500 साल हैं, वो उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। जो आखिरी 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ हुई थी दोस्तों, 18वीं और 11वीं शताब्दियों में काफ़ी भिन्न मतलब बदलाव हुए। इसलिए इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी जो मध्यकाल की तुलना प्राय एक आधुनिक काल से आप कर सकते हैं। आधुनिकता के साथ इनकी जो उन्नति है वो भौतिक प्रगति का जो भाव है जुड़ा हुआ है, और इससे यह आशय निकलता है कि मध्यकालीन जो रूढ़िवादिता थी और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ था। देखिए दोस्तों, इन हज़ारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में काफ़ी परिवर्तन आए और कई क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को आकर्षित करना आरंभ कर दिया। और इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते समय का परिवर्तन के जो चिन्ह हैं तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले गए। और जब भी संभव हो सके इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं, देखिए दोस्तों, इस पुस्तक में पढ़ने का यही तात्पर्य है कि आप अपने से 1000 साल पहले अपने से मतलब जो बीत चुका समय है उसके बारे में जाने कि उस टाइम के लोग कैसे जीते थे, ताकि आपको कुछ आइडिया मिलेगा और आप अपने जीवन में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह चैप्टर यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। वो प्रश्न को टोटल इसमें 12 प्रश्न दिए गए हैं, तो 12वें प्रश्न को आपको पढ़ना है। और हम लोग एक वीडियो ऐसी लाएंगे कि उसमें सारे क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह जो चैप्टर है वो आपको खूब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।